हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू फुल स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करेंगे गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध होती है। तो यहाँ पे देखिए, फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r की आधी होती है, अर्थात जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किए थे कि जो दर्पण सूत्र होते हैं 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, तो ये होती है दर्पण सूत्र, जिससे मैंने इसे प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर ली थी। यदि आपने इसे प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। तो चलिए देखिए, इसमें हम लोग सिद्ध करेंगे कि ये जो गोलीय दर्पण होते हैं इसकी जो फोकस दूरी f उसकी वक्रता त्रिज्या आधी होती है, अर्थात दर्पण इसमें जो हमें सिद्ध करना है कि f बराबर r/2, या फिर इसे हम लिख सकते हैं r बराबर 2f। इसी को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा r बराबर 2f। यहाँ पे कुछ नहीं तो एक देंगे और फिर यहाँ पे कोना कोनी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया r बराबर 2f। तो आज हम लोग सिद्ध करेंगे कि r बराबर 2f किस तरीके से होता है। इसे हम दो तरीके से भी क्वेश्चन लिख सकते हैं कि सिद्ध करें f बराबर r/2, या फिर सिद्ध करें कि गोलीय दर्पण में f बराबर r/2, या गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f, उसकी वक्रता त्रिज्या r की आधी होती है। ये भी हमें सिद्ध करना है। तो अब हम देखिए, यहाँ पे ये हम कर रहे हैं अवतल दर्पण में, आप उत्तल दर्पण में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको चिन्ह का ध्यान रखना पड़ेगा कि उत्तल दर्पण में जो चिन्ह होती हैं वो कौन कौन से चिन्ह कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं, और अवतल दर्पण की कौन कौन सी चिन्ह माइनस में होती है या प्लस में होती है। बस चिन्ह का आपको ध्यान रखना है और उसके बाद आप उत्तल तथा अवतल दोनों में आप सिद्ध कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बनाई हूँ एक अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण बनाने के बाद देखिए यहाँ पे मैंने डाल दी इसका ध्रुव, जिसे हम बोलते हैं पोल, और यहाँ पे फिर f फोकस, और फिर ये हो गई वक्रता त्रिज्या, और ये मैंने बनाई एक अवतल दर्पण। ये आपको पहले से ही पता होगा। अब देखिए, इसके प्रधान अक्ष के समांतर मैंने एक आपतित किरण लाई, इस तरीके से ये आपतित किरण आई है, और फिर दर्पण से टकराने के बाद वापस परावर्तन हो गई है, अर्थात मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आपतित होती है वो दर्पण से टकराने के बाद वापस फोकस से होकर जाती है। ये हमने जो किरण आरेख बना रहे थे, किरण डायग्राम बना रहे थे, वहीं पे हम लोगों ने ये बात समझ ली थी, डिस्कस किए थे। ओके, तो जो किरण आती है प्रधान अक्ष के समांतर वो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से जाती है। उसके बाद यहाँ पे देखिए B और C और B के मिलाने वाली जो रेखा है उसे हम बोलते हैं अभिलंब। तो ये है हमारा अभिलंब। अब देखिए, ये हुई हमारी आपतित किरण और ये हुई परावर्तित किरण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को बोलते हैं आपतन कोण, जिसे कोण I से डिनोट किया जाता है। जस्ट उसके बाद परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को बोलते हैं परावर्तित कोण, और परावर्तन कोण, और परावर्तन कोण को हम लोग सूचित करते हैं कोण R से। तो ये हो गई R, ये हो गई I, और ये हो गई R। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं, ये हमने पढ़ी थी परावर्तन के नियम में। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, ये है I और ये है R। तो ये जो एकांतर कोण है, एकांतर कोण, इसका जो एकांतर कोण है वो है ये। तो ये जब एकांतर कोण I है और ये भी, तो एकांतर कोण क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। जब दो किरण आपस में समांतर होती है तो जो तिर्यक रेखा होती है, तिर्यक रेखा के दो कोण भी बराबर होते हैं। तो दो कोण कैसे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दो किरण है वो आपस में समांतर है, ये A से लेकर के B तक, और फिर ये जो है ये ध्रुव वाली ये प्रधान अक्ष के समांतर रेखा, ये रेखा और ये रेखा दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो जब दो किरण आपस में बराबर होती है तो जो तिर्यक रेखा होती है, तो तिर्यक रेखा के जो दो कोण बनते हैं वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पे देखिए, जब दो किरण आपस में बराबर होती है और जो तिर्यक रेखा आती है, इसकी जो बराबर के कोण होते हैं, ये कोण और फिर ये कोण, ये दोनों कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ओके, तो इसी तरीके से यहाँ पे है कि ये जब दो किरण समांतर है तो फिर एकांतर कोण से ये कोण I है, तो फिर इसका एकांतर कोण ये भी I होगा। ओके, तो अब देखिए, ये डायग्राम आपको जितने भी इस डायग्राम में जहाँ जहाँ ये वर्ड है वो आपको समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए, ये मैंने दर्पण का नाम रख दी हूँ M, और फिर ये है M डाइस,
और ये है किरण का आपतित किरण का नाम ए और ये है बी। ओके, तो ये मैंने बना ली एक डायग्राम। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमने लिख दी यहाँ पे रचना। रचना में मैं जो जो की हूँ डायग्राम में वही सब मैंने इसको रचना में भी लिख दी हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखी हूँ कि माना एम डाइस एक अवतल दर्पण है। देखिए एम और एम डाइस ये क्या है, एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है पी, जिसका ध्रुव है पी और वक्रता केंद्र सी है। यहाँ पे देखिए एम डाइस एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव है पी, वक्रता केंद्र सी और फोकस मुख्य फोकस एफ, मुख्य फोकस एफ। अब देखिए मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण ए बी आपतित होती है। ये है रही हमारी मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण है जो कि ए बी है, वो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। अब देखिए आपतित होती है और दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। दर्पण से परावर्तन के बाद देखिए दर्पण से परावर्तन हुई और फिर ये वापस फोकस से होकर चली गई। फिर उसके बाद देखिए बी और सी को मिलाने वाली रेखा अभिलंब कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए ये है हमारा बी और ये है हमारी सी। तो बी और सी को मिलाने वाली जो रेखा है इसे हम बोलते हैं अभिलंब। तो जो मैंने डायग्राम में की थी वही मैंने यहाँ पे रचना में लिख दी। ओके, अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखी हूँ वर्णन। वर्णन में क्या कि जो हमें सिद्ध करना है वो हम कैसे सिद्ध करेंगे। अब देखिए परावर्तन के नियम से हम लोग जानते हैं कि जो आपतन कोण होते हैं वो परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, अर्थात जो कोण आई होते हैं वो कोण आर के बराबर होते हैं। यहाँ पे देखिए जो कोण आई है आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों बराबर होते हैं। उसके बाद आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं जिसे हम आपतन बिंदु बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए हम लोगों ने जाना था कि परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, कोण आई बराबर कोण आर। यहाँ तक तो बात आ गई समझ में। नेक्स्ट इसके बाद देखिए कि आपतन कोण आई बराबर है परावर्तन कोण। तो यहाँ पे देखिए कोण ए बी सी, इसीलिए कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ। तो पहले क्या ए बी सी, यहाँ पे देखिए हमारा जो पहला कोण है वो क्या है ए बी सी। ए बी सी का मतलब कोण बी, तो वो है हमारा आई। और जस्ट इसके बाद देखिए कोण ए बी सी जो बीच वाला वैल्यू रहता है हमारा अल्फ़ाबेट का लेटर वही हमारा कोण कहलाता है। तो यहाँ पे कोण क्या है बी है। उसके बाद जस्ट देखिए कोण सी बी एफ, तो यहाँ पर भी बी है तो सी बी एफ। अब यहाँ पे देखिए सी बी एफ अर्थात जब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं तो कोण ए बी सी अर्थात ये कोण और फिर सी बी एफ ये कोण आपस में बराबर हो गए। ओके, यहाँ पे देखिए ये दोनों बराबर हो गए। इसको मैंने रख दी समीकरण फर्स्ट, इसको मान ली समीकरण फर्स्ट। उसके बाद ए बी समांतर है सी पी के, अर्थात जो ए बी रेखा है वो समांतर है किसके सी और पी के। डायग्राम में आप देखिए जो ए बी रेखा है वो समांतर है सी और पी के, अर्थात सी और पी के, अर्थात जिस तरीके से ये रेखा है उसी तरीके से ये है, तो दोनों क्या है समांतर है। फिर उसके बाद जस्ट देखिए कि कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ एकांतर कोण के कारण, ये मैंने आपको पहले ही बता दी हूँ कि जो एकांतर कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो कोण ए बी सी और बराबर है बी सी एफ। तो ए बी सी कहाँ है, यहाँ पे डायग्राम में देखिए ए बी सी अर्थात ये वाली कोण ओके आई, और जस्ट उसके बाद देखिए बी सी एफ। अब डायग्राम में देखिए बी सी एफ, तो बी सी एफ तो मैंने बोली थी जो बीच वाला वैल्यू होता है वो होता है कोण, तो बी सी एफ तो इसमें क्या है सी है। तो देखिए बी सी एफ अर्थात सी, तो एकांतर कोण ये हुआ आई और इसका एकांतर कोण हुआ ये हुई आपतित कोण और ये हुई इसका एकांतर कोण, तो ये हुई ए बी सी और फिर बी सी एफ आपस में बराबर। ओके, अब देखिए यहाँ पे समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, ये फर्स्ट और ये सेकंड,
फर्स्ट तथा सेकेंड से क्या हुआ कि यहाँ पे फर्स्ट में क्या था, कोण ए बी सी, और फिर सेकेंड में भी था कोण ए बी सी। तो एल एच एस बराबर हो गए, लेकिन आर एच एस और आर एच एस बराबर नहीं है, तो हमें दोनों बराबर करना है। एल एच एस बराबर आर एच एस, तो एल एच एस बराबर है तो हमें किसको बराबर करना है, आर एच एस को। तो यहाँ पे देखिए इसका जो राइट साइड वाला है वो क्या है, सी बी एफ है, तो मैंने लिख दी सी बी एफ। फिर उसके बाद इसका है समीकरण सेकेंड का जो एल एच एस वाला है वो क्या है, बी सी एफ, तो मैंने लिख दी बी सी एफ। उसके बाद देखिए सी बी एफ को क्या लिख सकते हैं हम, सी एफ लिख सकते हैं। सी बी एफ को लिख सकते हैं सी एफ, कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए सी बी एफ, डायग्राम में देखिए सी और ये बी और ये एफ, सी बी एफ। तो सी बी एफ को हम क्या लिख सकते हैं, सी बी एफ को लिख सकते हैं सी एफ। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ज्यामिति के गुण से कोण के सामने के भुजा आपस में बराबर होते हैं। तो कोण के सामने के भुजा अर्थात ये जो कोण बी है इसके सामने के भुजा हुआ ये, तो जब इसके सामने के भुजा हुआ ये, तो हम इस कोण को, कोण सी बी एफ को हम लिख सकते हैं सी एफ, क्योंकि ये बी कोण है और सामने के कोण के जो सामने के भुजा होते हैं वो बराबर होते हैं। तो इसके सामने की भुजा ये, तो ये बराबर, तो क्या हो जाएंगे एफ और सी। तो इसे हम लिख लिए यहाँ पे सी और एफ। ओके, यहाँ पे मैंने लिख दी सी बी एफ को सी एफ, फिर बराबर है तो इक्वल टू दे दिए, मतलब बराबर का बराबर। उसके बाद देखिए बी सी एफ, फिर उसी तरीके से यहाँ पे बी सी एफ को मैंने लिख दी बी और एफ। ओके, तो ये है हमारा समीकरण थर्ड, बी सी एफ को बी एफ, बी सी एफ, बी सी एफ। तो बी सी एफ यहाँ पे क्या कौन बन रहा है, हमारा सी बन रहा है। तो ये सी के जो भुजा होंगे, इसके जो सामने के भुजा होंगे वो क्या होंगे, ये होंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं बी एफ। ओके, अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिख ली बी एफ, इसका मैंने समीकरण मान ली थर्ड। ओके, अब देखिए माना कि बी बिंदु पी के बहुत निकट है। ओके, जो बी बिंदु है वो पी के क्या है, बहुत निकट है। तो जब बी बिंदु पी के बहुत निकट होगा तो पी एफ बराबर बी एफ। तो यहाँ पे देखिए बी बिंदु है और पी बिंदु है, तो बी क्या है, पी के निकट है। अब डायग्राम में देखिए ये रही हमारी बी बिंदु और ये रही हमारी पी बिंदु। तो बी बिंदु पी के निकट है, अर्थात ये जो बी है ये बिंदु कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो जब बी पी के बहुत निकट है तो पी और एफ दोनों बराबर हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए पी एफ जब बराबर होंगे और जब ये बी है पी के बहुत निकट, तो फिर एफ और पी भी बराबर होंगे। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने वही काम यहाँ पे की हूँ कि माना कि बी बिंदु पी के बहुत निकट हो तो पी एफ बराबर बी एफ, इसको मैंने मान ली समीकरण फोर पी एफ बराबर बी एफ। फिर से मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखा देती हूँ। ये जो पी बिंदु है ये क्या है, बी बिंदु पी के बहुत निकट है। तो जब पी के बहुत निकट होगा तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि पी एफ, ये जो पी एफ है ये बराबर होगा बी एफ के। ओके, यहाँ पे देखिए ये दोनों बराबर होगा। उसके बाद देखिए जब ये दोनों बराबर हो गए तो इसको मैंने मान ली फोर। अब देखिए समीकरण थर्ड तथा फोर से, समीकरण थर्ड में क्या है कि सी एफ बराबर पी एफ है और समीकरण फोर में पी एफ बराबर बी एफ है। तो देखिए समीकरण थर्ड में भी बी एफ है और समीकरण फोर में भी बी एफ है। इसमें आर एच एस मिला हुआ है लेकिन एल एच एस नहीं मिला हुआ है, तो हमें एल एच एस को बराबर करना पड़ेगा। तो समीकरण थर्ड तथा फोर से क्या है कि सी एफ बराबर पी एफ, सी एफ है इसका एल एच एस और फिर ये जो पी एफ है वो है इसका, मतलब समीकरण फोर का एल एच एस। अब देखिए सी एफ बराबर पी एफ। अब यहाँ पे देखिए डायग्राम में कि सी एफ बराबर पी एफ। तो देखिए मैं यहाँ पे जो नाम दूंगी तो मैं पी एफ को तो नाम दे सकती हूँ कि पी से लेकर के एफ तक की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, तो पी से लेकर के एफ तक की दूरी को हम यहाँ पे स्मॉल एफ से सूचित कर देंगे। लेकिन एफ से लेकर के सी तक की दूरी को तो हम सूचित नहीं कर सकते हैं, इसका कोई नाम यहाँ पे हम नहीं दे सकते हैं। लेकिन जब इसी को सी बिंदु को हम आगे बढ़ाकर पी तक ले जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा पी सी, और पी से सी तक की दूरी को बोलते हैं हम वक्रता त्रिज्या, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। तो ये हो गई हमारी पी एफ और फिर सी को मैंने बढ़ा ली पी एफ तक। तो यहाँ पे देखिए
ओके, यहाँ पे कि सी एफ बराबर पी एफ, तो दोनों पक्षों में पी एफ जोड़ने पर, दोनों पक्षों में मैंने पी एफ जोड़ दी। जब पी एफ यहाँ पे जोड़ दी, यहाँ पे देखिए डायग्राम में, जब इसमें सी एफ में पी एफ मैंने जोड़ दी तो इसका एक नाम हो गया वक्रता त्रिज्या पी, सॉरी वक्रता त्रिज्या आर। ओके, यहाँ पे देखिए दोनों पक्षों में पी एफ जोड़ने पर, तो मैंने दोनों पक्षों में पी एफ जोड़ दी, अर्थात इसमें भी पी एफ और इसमें भी पी एफ। ओके, तो अब देखिए सी एफ प्लस पी एफ, सी एफ था तो पी एफ मैंने जोड़ दी, ऐड कर दी, उसके बाद पी एफ था, एक पी एफ था और एक पी एफ मैंने ऐड कर दी दोनों पक्षों में। तो अब देखिए सी एफ प्लस पी एफ, तो वो बन गया हमारा पी सी, और पी एफ प्लस पी एफ 2pf, तो सी एफ प्लस पी एफ बराबर पी सी। तो अब देखिए पी सी को क्या बोल सकते हैं, हम वक्रता त्रिज्या बोल सकते हैं, जिसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ओके, और फिर 2pf, तो 2pf को हम लोग बोल सकते हैं 2f। अब हम डायग्राम से आपको बताते हैं कि pc को हम r और 2pf को बोल सकते हैं 2f। यहाँ पे देखिए डायग्राम में cp मतलब कि pc, तो p से लेकर के c तक की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने देखे थे, बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे डिफिनेशन हम लोग किए थे इसे प्रीवियस वीडियो में। तो P से C तक की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसे R से डिनोट करते हैं। तो P से C तक की हम लिख सकते हैं R, और देन उसके बाद देखिए PF था तो एक और PF जोड़ दी तो 2PF हो गया, तो PF की दूरी को बोल सकते हैं हम F, तो 2F। ओके, यहाँ पे देखिए CF PF, तो PC बराबर 2PF। अब देखिए चिन्ह परिपाटी से हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको तो मैंने लिख दी R, इसको लिख दी 2F, 2 है तो 2, और P से F तक की दूरी को बोलते हैं F, तो मैंने लिख दी F। उसके बाद चिन्ह परिपाटी से जो अवतल दर्पण होते हैं, अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों को दोनों ऋणात्मक होते हैं। क्यों ऋणात्मक होते हैं? क्योंकि ये दोनों बनते हैं नीचे की ओर। ओके, तो ये दोनों ऋणात्मक होते हैं, जो कि मैंने चिन्ह परिपाटी में आपको बताई थी कि अवतल दर्पण का वक्रता की त्रिज्या और जो फोकस दूरी होती है वो होते हैं ऋणात्मक। तो मैंने यहाँ पे ऋणात्मक लगा दी चिन्ह परिपाटी से। अब दोनों बराबर में है तो बराबर में ये भी माइनस और ये भी माइनस कैंसिल, तो अब देखिए बचा यहाँ पे R और यहाँ पे बचा 2F। ओके, तो यहाँ पे मेरा सिद्ध हो गया कि R बराबर 2F। इसी को मैं लिख सकती हूँ कि F बराबर R/2। F बराबर की साइड लाई तो चला गया ये R, और R के बटा में ये चला गया 2। तो यही तो हमें सिद्ध करना था कि सिद्ध करें F बराबर R/2। यहाँ पे हमारा हो गया प्रूव्ड। अब मैं आपको एक बार शुरू से लेकर के लास्ट तक आपको मैं एक बार रिकवर करा देती हूँ, अर्थात दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए यही मेरे को सिद्ध करना था कि R बराबर 2F, या इसे हम बोल सकते हैं F बराबर R/2 सिद्ध करें। तो देखिए यहाँ पे मैंने बना ली एक दर्पण, और उसके बाद ये आपतित किरण आई, जो कि आपको पता होगा कि ये फिर गुजरी है F से होकर के। ओके, फिर यहाँ पे मैंने दर्पण का नाम डाल दी, और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने जो जो डायग्राम में की थी वो सब मैंने यहाँ पे रचना में लिख दी। और उसके बाद मेरे को जो सिद्ध करना था दर्पण के नियम से, तो वो सब मैंने यहाँ पे की, और फिर जस्ट उसके बाद देखिए यहाँ पे मेरा ये प्रूव्ड हो गया। ओके, यहाँ पे मेरा प्रूव्ड हो गया। तो ये था इस चैप्टर के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब एक और टॉपिक बच गया है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, वो है आवर्धन। तो चलिए हम देख लेते हैं कि आवर्धन क्या। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या कि आवर्धन, मैग्निफिकेशन किसे कहते हैं। आवर्धन का मीन्स होता है कि ये आवर्धन ये बतलाता है कि जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब वस्तु से कितना बड़ा है और या वस्तु से कितना छोटा है, तो वही हमारा कहलाता है आवर्धन। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि आवर्धन किसे कहेंगे। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को बोलते हैं आवर्धन, मैग्निफिकेशन। अब देखिए आवर्धन को स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। अब आवर्धन बराबर सूत्र क्या होता है? आवर्धन बराबर सूत्र होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, तो इसे बोलते हैं आवर्धन। देखिए इसका सूत्र है वो इसका डायग्राम से स्पष्ट है, सॉरी इसका डिफिनेशन से स्पष्ट है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, अनुपात मीन्स एक तरह से बोल सकते हैं बट्टा,
तो ऊपर में होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई और फिर इसके बटा में चला जाएगा वस्तु की ऊंचाई। तो जब ये दोनों का अनुपात होगा तो वही कहलाएगा हमारा आवर्धन। तो यहाँ पे देखिए आवर्धन को हम m से डिनोट करते हैं और आवर्धन बराबर आवर्धन को m से डिनोट करते हैं। तो m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो ये हो गई हमारी आवर्धन बराबर सूत्र। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग h डाई से सूचित करते हैं या फिर इसे हम h i से भी सूचित कर सकते हैं। एच आई का मतलब यहाँ पे हो सकता है कि प्रतिबिंब जिसे हम इमेज बोलते हैं और एच मतलब उसका हाइट, अच्छा इमेज ऑफ हाइट। तो ये हो गई प्रतिबिंब की ऊंचाई। एच डाई से भी सूचित आप कर सकते हैं या फिर एच आई से भी। उसके बाद देखिए वस्तु की ऊंचाई जिसे हम बिंब बोलते हैं। तो वस्तु की ऊंचाई हो गई यहाँ पे एच। आप यहाँ पे एच और यहाँ पे ओ भी लगा सकते हो, ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट मतलब कि ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, वस्तु की ऊंचाई ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट। ओके, तो यहाँ पे देखिए m बराबर एच डाइस बट्टा h, ये हो गई हमारी आवर्धन की फॉर्मूला। और इसकी को एक तरीके से और लिख सकते हैं कि m बराबर एच आई बट्टा एच ओ, अर्थात एच आई वही हुआ प्रतिबिंब की ऊंचाई इमेज ऑफ हाइट और फिर वस्तु की ऊंचाई ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट। ओके, तो ये हुई हमारी आवर्धन की फॉर्मूला। अब देखिए यदि दर्पण में बात किया जाए कि आवर्धन मतलब क्या होगा, आवर्धन का फॉर्मूला क्या होगा, तो मैंने यहाँ पे आपको बता दी हूँ कि दर्पण के लिए m बराबर माइनस भी बाई यू। तो देखिए जहाँ पे ये जो u है, u क्या है, वस्तु दूरी है, v क्या है, v है प्रतिबिंब दूरी, उसके बाद f फोकस दूरी जिसे हम फोकसांतर भी बोलते हैं, और r क्या है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। ये सब मैंने यहाँ पे ये तो नहीं दिया गया है, इसमें f और r यहाँ पे नहीं दिया गया है। मैं यहाँ पे इसलिए बताती हूँ क्योंकि आप यहाँ पे देखिए m बराबर भी यही फॉर्मूला होता है और m बराबर भी यही फॉर्मूला होता है। तो यदि दर्पण में बात किया जाए, यदि क्वेश्चन में दिया रहे कि वस्तु दूरी इतना है फिर प्रतिबिंब दूरी मतलब कुछ और दिया रहेगा इसका मान, वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी ये सब दिया रहेगा, तो हमें दर्पण में उसमें हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा m बराबर माइनस भी बाई यू। जब ये नहीं दिया रहेगा कि वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी नहीं दे करके ये दिया रहेगा कि वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई, तब हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दिया रहेगा, हम लगाएंगे ये फॉर्मूला तो इसका वैल्यू हमें पता ही नहीं रहेगा, हमें तो पता है ये वैल्यू। तो इसीलिए यदि हम यदि क्वेश्चन में दिया रहे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई कुछ कुछ है, मतलब कि प्रतिबिंब की ऊंचाई यहाँ पे कुछ और दे देगा, फिर वस्तु की ऊंचाई कुछ और, तो फिर इसका बोलेगा आवर्धन निकालने के लिए, तो हम वहाँ पे ये फॉर्मूला लगा के आसानी से निकाल सकते हैं। और जब दर्पण में दे दिया जाए ये वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, दर्पण की फोकस दूरी, तो फिर ये सब जब दिया रहेगा तो हम ये फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। ओके, तो ये थी हमारी आवर्धन। अब देखिए यहाँ पे m बराबर है एच डाइस बट्टा h। यदि आप इस फॉर्मूला को प्रूव्ड करना चाहते हैं तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि इस फॉर्मूला को हम लोग कैसे प्रूव्ड करके भी देख लेते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस फॉर्मूला को हम लोग कैसे प्रूव्ड करेंगे। आवर्धन फॉर्मूला है, अब यहाँ पे देखिए सिद्ध करें m बराबर माइनस भी बाई यू। तो इसे हमें सिद्ध करना है जो कि आवर्धन सूत्र है। तो देखिए इसके लिए भी मैंने बना ली सबसे पहले एक अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण जिसका यहाँ पे मैंने P बिंदु डिनोट कर दी, फिर यहाँ पे F बिंदु और यहाँ पे C बिंदु, इतना तो आपको पता है। और फिर मैंने एक वस्तु रख दी जो कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच मैंने एक वस्तु रखी जिसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बना है। ये प्रतिबिंब जब प्रतिबिंब निर्माण हम लोग डिस्कस कर रहे थे वहीं पे हम लोगों को ये बात पता हो गया कि जो किरण होगी, जब किरण प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। ओके, और जब किरण ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, अर्थात ये जो अक्ष है ध्रुव, जब हम आपतित किरण को ध्रुव की दिशा में लाएंगे, ये हमारी आपतित किरण आई है जो कि ध्रुव की दिशा में आई है और फिर दर्पण से टकराने के बाद फिर वापस चली गई। तो ध्रुव की दिशा में जो किरण वापस आपतित होती है वो जितना कोण से आपतित होती है फिर उतना ही कोण से परावर्तित होती है। तो अर्थात कोण आई से आपतित हुई तो फिर कोण आर से ये परावर्तित हो गई, आपतन कोण और फिर ये परावर्तन कोण। तो उसी तरीके से यहाँ मैंने वस्तु रखी और फिर वस्तु रखने के बाद मैंने दो किरण इस तरीके से ले गई, और जब दो किरण दर्पण से टकराने के बाद जब परावर्तित हुई है तो वो दोनों किरण यहाँ पे आके मिली है, तो यहाँ पे बना मेरा प्रतिबिंब। तो अब देखिए वस्तु का नाम मैंने रख दी ए बी और फिर प्रतिबिंब का मैंने नाम रख दी ए डैश और बी डैश। ये बात आपको आ गई होगी क्लियर में।
अब देखिए इसका जो सेकेंड पॉइंट है वो क्या है कि ये जो हमारा P बिंदु है और ये हमारा B है, तो आप जो वस्तु दूरी रख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ जहाँ वस्तु है, वस्तु से लेकर के P तक की दूरी को बोलते हैं वस्तु दूरी। तो आप P से लेकर के B तक वस्तु दूरी रखिए या फिर A से लेकर P तक की वस्तु दूरी रखिए, बात बराबर। तो हम रखते हैं P से लेकर के B तक की वस्तु दूरी और फिर जहाँ से इमेज बना है B डैश से लेकर के P तक की, अर्थात P से लेकर के, क्योंकि हम कोई भी दूरी मापते हैं तो वो हम मापते हैं ध्रुव से लेकर के, तो ध्रुव से लेकर के B डैश अर्थात यहाँ तक जहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बना है, तो ये हो गई P से लेकर के B डैश तक, ये हो गई हमारी प्रतिबिंब दूरी। तो अब हम देख लेते हैं कि ये मतलब कि जो प्रतिबिंब दूरी होगी वो कहाँ से होगी, वस्तु दूरी क्या होगी, वस्तु की ऊंचाई क्या होगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी, वो हम लोग इसके बारे में अभी देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो आपको डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है, इस डायग्राम में देखिए ए से लेकर के पी तक की दूरी को बोलते हैं वस्तु दूरी। मैंने आपको पहले बता दी थी कि ए से लेकर के पी तक बोलिए या फिर ए से पी बोलिए या फिर बी से पी बोलिए, बराबर हुई बात। उसके बाद देखिए ए से पी तक की हुई वस्तु दूरी जिसे हम माइनस भी यू से डिनोट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि दर्पण अवतल हो या उत्तल हो, जो वस्तु दूरी होती है वो माइनस में ही होती है। उसके बाद देखिए ए डैश पी, तो अब यहाँ पे देखिए ए डैश है और पी है, ये क्या है, प्रतिबिंब दूरी है, और प्रतिबिंब दूरी को हम लोग भी से डिनोट करते हैं। लेकिन कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी माइनस में होता है। ओके, अब देखिए ए बी, तो ए बी जो है ये क्या है, वस्तु है। ए बी क्या है, वस्तु है। तो जब ए बी वस्तु है तो ये क्या हो गई, वस्तु की ऊंचाई हो गई, तो ये हो गई एच, वस्तु की ऊंचाई को हम लोग एच से डिनोट करते हैं। उसके बाद देखिए ए डैश बी डैश, तो ए डैश और बी डैश यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब बना है, तो जो ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है तो ये क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, जिसे हम लोग एच डैश से सूचित करेंगे। तो लेकिन दर्पण हमारा क्या है, अवतल है, तो दर्पण अवतल है तो ये क्या प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की ओर बना है। तो जब प्रिंसिपल एक्सिस अर्थात मुख्य एक्सिस से नीचे की ओर जो दूरियां होती है वो माइनस में होती है और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की दूरियां धनात्मक होती है। तो प्रतिबिंब नीचे की ओर बनाए तो ये हो गई हमारी माइनस में, और अवतल दर्पण में माइनस में होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब देखिए त्रिभुज, ये बात आपको हो गई क्लियर। अब देखिए त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी। अब इस डायग्राम में देखिए ये है हमारा त्रिभुज ए और फिर ये बी और पी, तो त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए डैश पी डैश और पी, अर्थात ए बी पी तथा ए डैश बी डैश पी। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज में ए बी पी और सेकंड हमारा क्या, सेकंड जो हमारा त्रिभुज था, फर्स्ट तो था कि त्रिभुज ए बी पी, तो मैंने लिख लिया त्रिभुज ए बी पी। अब देखिए ये जो हमारी त्रिभुज है ये बन गई हमारी एक त्रिभुज। उसके बाद सेकंड हम क्या देखी थी कि ए डैश बी डैश पी, तो ए डैश बी डैश पी ये हो गई हमारी सेकंड त्रिभुज, ये फर्स्ट त्रिभुज और ये सेकंड त्रिभुज। और देन उसके बाद देखिए परावर्तन के नियम से जो आपतन कोण होते हैं वो परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, अर्थात जो कोण आई है वो कोण आर के बराबर होते हैं। तो जब ये कोण आई जो है कोण आर के बराबर होते हैं, तो देन उसके बाद देखिए मैंने इसके डायग्राम में क्या की थी कि जो परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन के उनके बराबर होते हैं, तो कोण आई बराबर होते हैं कोण आर। उसके बाद देखिए कोण ए पी बी बराबर कोण ए डैश बी डैश पी, इसको आप सीधा करके लिखिएगा तो होगा ए डैश बी डैश पी। तो कोण पहले होगा ए बी पी बराबर कोण ए डैश बी डैश पी, तो ए बी पी। अब हम यहाँ पे डायग्राम में देखते हैं कि कोण ए बी पी। ओके, अब यहाँ पे देखिए ए बी पी ये हो गई हमारी फर्स्ट त्रिभुज, और उसके बाद ए डैश बी डैश पी ये हो गई हमारी सेकेंड त्रिभुज। तो ये दोनों भी परावर्तन के नियम से बराबर हो गए। ओके, अब यहाँ पे देखिए हमारा नेक्स्ट क्या है। अब देखिए कोण बी ए पी, अर्थात कोण बी ए पी इसको लिख सकते हैं ए बी पी, या फिर कोण बी ए पी बराबर कोण ए बी डैश ए बराबर कोण है 90 डिग्री। अर्थात जो कोण हमारा ए बी पी है या फिर बी ए पी बोल सकते हैं, तो बी ए पी। तो अब इस डायग्राम में देखिए कोण बी ए पी कहाँ है, कोण बी ए पी ये हमारी फर्स्ट, और देखिए सेकंड जो हमारी थी वो क्या थी कि कोण
BAP बराबर कोण B', A', तो अब देखिए इस त्रिभुज में B', A' और A, B', A' और P, ये हमारी त्रिभुज, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब देखिए जब यहाँ पे हमारा 90 का कोण बनता है, 90 डिग्री का, तो फिर यहाँ पे भी तो हमारा 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये है 90 डिग्री का कोण और ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो ये दोनों बराबर है। इसीलिए ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण क्या हो गए, 90 डिग्री के होने के कारण ये दोनों बराबर हो गए। अब देखिए त्रिभुज हमारा ABP और फिर यहाँ पे देखिए त्रिभुज हमारा, इसीलिए जब ये दोनों 90 के कारण बराबर हो गए, कोण BAP और कोण B', A', तो फिर इसीलिए त्रिभुज ABP समरूप हो गए त्रिभुज A', B', P के एंगल समरूपता से। अब देखिए समरूपता क्या होते हैं, जब दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो जाते हैं तो वे दोनों समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। और जो समरूप त्रिभुज होते हैं उसकी जो संगत भुजाएं होती है, संगत भुजाओं के अनुपात वो दोनों बराबर होते हैं, अर्थात संगत भुजाओं के अनुपात वो दोनों समान होते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो त्रिभुज था वो त्रिभुज दो संगत भुजा के कारण ये त्रिभुज हमारा बराबर हो गया। तो जब ये बराबर हो गया तो फिर जो हमारा त्रिभुज होगा वो त्रिभुज भी हमारा क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो जब त्रिभुज हमारा समरूप हो जाएगा एंगल समरूपता से, तो समरूपता का जो गुण होता है वो क्या होता है कि आप दो भुजा को बराबर कर लीजिए, या फिर लंब को बराबर कीजिए, लंब से बराबर कीजिए, या आधार से बराबर कीजिए। अर्थात समरूपता का मतलब होता है अनुपात, मतलब कि जो आप दो को अनुपात कर सकते हैं, मतलब कि जो लंब है फिर दूसरे त्रिभुज के लंब से आप उसका अनुपात कर सकते हैं। दूसरे का आधार से कर रहे हैं तो फिर फर्स्ट त्रिभुज का आप आधार से करिए। तो यहाँ पे देखिए दो जो हमारा त्रिभुज है ABP और ये समरूप हो गए A', B', P। तो सबसे पहले ABP, अब यहाँ पे डायग्राम में देखिए हमारा ABP ये त्रिभुज, और जो हमारा सेकंड था A', तो A', B', ये हमारा सेकंड त्रिभुज। तो ये दोनों त्रिभुज जब समरूप हो गए, तो समरूप का मतलब किसी दो को हमें बराबर करना है। तो ये देखिए ये हमारा बड़ा त्रिभुज और ये हमारा छोटा त्रिभुज। बड़ा वाला त्रिभुज का यदि हम ये लंब बराबर कर रहे हैं, इसका AB और फिर इसका A', तो अर्थात हमारा जो त्रिभुज होगा वो होगा A', समरूप का मतलब दो को हमें बराबर करना है। तो या फिर लंब को करिए या आधार को करिए, दो चीज को बराबर करना है। तो हम करते हैं सबसे पहले लंब को। तो देखिए छोटा त्रिभुज का ये हुआ लंब, तो छोटा त्रिभुज का A', और फिर इसके बटा में जाएगा AB समरूप होने के कारण। ओके, तो यहाँ पे देखिए ABP, यहाँ पे A', इसके बटा में जाएगा AP। और फिर इसका जस्ट सेकेंड देखिए कि त्रिभुज A', में ये भी त्रिभुज है जो कि समरूपता है ये डायग्राम में। उसके बाद देखिए A', और फिर A', है, फिर ये है हमारा आधार। तो जब ये है हमारा आधार, ये A' और P ये आधार है, तो फिर इसको जो हम अनुपात करेंगे वो क्या करेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज से AB से करेंगे, AP से करेंगे, क्योंकि छोटा वाला त्रिभुज का ये हो गया AP आधार और फिर बड़ा वाला त्रिभुज का हो गया A', आधार। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे कि A', B' बटा AB और B फिर बटा में है कि A', बटा AP। तो अब इसका हम वैल्यू रखेंगे, इसका मान रखेंगे। अब देखिए कि A', B' को हमने ऊपर क्या मानी थी, यहाँ पे देखिए A' और B', तो A', B' को हमने मानी प्रतिबिंब की ऊंचाई, जिसे हम -h से डिनोट करते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई को। तो यहाँ पे देखिए जो A', B' है वो क्या है, -h है। जस्ट उसके बाद है AB। तो अब देखिए मैंने AB को क्या मान रखी थी, यहाँ पे AB वस्तु की ऊंचाई जिसे हम h से डिनोट करते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे रख दी AB जिसका मान h, फिर उसके बाद बराबर है तो बराबर A', ओके। तो यहाँ पे देखिए A', तो यहाँ है हमारा A', जो है प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी को हम डिनोट करते हैं V से, जो कि हमारा माइनस में है। तो फिर यहाँ पे मैंने लिख दी A', प्रतिबिंब की दूरी माइनस में, और फिर AP। तो अब देखिए AP का वैल्यू यहाँ पे क्या है, AP जो कि हमारे वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी को माइनस में U से डिनोट किए हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने इसकी बटा में लिख दी -U। ओके, तो अब देखिए
ये हो गई हमारी माइनस में एच डैश बट्टा एच, और ये हमारा माइनस माइनस कैंसिल, तो ये हो गई वी बाई यू। अब देखिए ये हो गई एच डैश बट्टा एच हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और ये जो माइनस है ये माइनस हम इधर ला सकते हैं, इधर ला करके और भी में हम लगा सकते हैं। तो ये हो गई हमारी एच डैश बट्टा एच बराबर माइनस वी बाई यू। तो अब देखिए एम बराबर क्या फॉर्मूला होता है, एच डैश बट्टा एच होता है ना, एम बराबर एच डैश बट्टा एच। तो देखिए यहाँ पे है एच डैश बट्टा एच, तो इसको हम लिख सकते हैं एम, और फिर इक्वल टू है तो इक्वल टू दे देंगे माइनस वी बाई यू। तो माइनस वी बाई यू, यही तो हमें प्रूव करना था कि सिद्ध करें एम बराबर माइनस वी बाई यू। अब मैं एक बार आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक रिकवर करा देती हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये मैंने बना ली थी डायग्राम, और इस डायग्राम में तो ये मैंने आपतित किरण ली थी, मतलब कि दो किरण, आपको पता होगा कि जो प्रतिबिंब बनता है वो दो किरण से बनता है, तो मैंने दो किरण फिर इस तरीके से ले ली। आप चाहें तो ये जो वस्तु है वस्तु को यहाँ पे भी रख सकते हैं और फिर प्रतिबिंब बना सकते हैं। और प्रतिबिंब आप किसी भी दर्पण में बनाइए, चाहे वस्तु को कहीं पे भी रखिए, लेकिन आपको चिन्ह का ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें चिन्ह कैसा होगा, फिर ये आराम से ये जो सूत्र है ये सिद्ध हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने बना ली इसका एक डायग्राम, जो कि मैंने अवतल दर्पण में सिद्ध की हूँ, आप उत्तल दर्पण में भी सिद्ध कर सकते हैं। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम बना ली, अब इसको हम चलते हैं प्रूव्ड करने। अब यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में जो वस्तु दूरी है मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिख ली कि जो वस्तु दूरी है वो वस्तु दूरी कहाँ से कहाँ तक होगी, प्रतिबिंब दूरी होगी कहाँ से कहाँ तक, वस्तु की ऊंचाई, तो वो सब मैंने यहाँ पे लिख ली। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने प्रतिबिंब की ऊंचाई फिर वो भी लिख ली। उसके बाद दो त्रिभुज यहाँ पे बनाई हूँ मैंने, एक बनाई हूँ त्रिभुज ए बी पी और एक ए डैश बी डैश पी। उसके बाद परावर्तन के नियम से तो ये सब आपको पता ही है। उसके बाद देखिए ये दोनों त्रिभुज समरूपता हो गई, तो समरूपता का मतलब किसी दो का अनुपात को बराबर करना है, या लंब लंब से करिए या आधार आधार से करिए। तो मैंने यहाँ पे पहले सबसे पहले ली हूँ ये छोटा त्रिभुज का और फिर ये बड़ा त्रिभुज का। ओके, ये लंब है, और फिर यहाँ पे मैंने इसका वैल्यू रख दी, इसका वैल्यू यहाँ पे, और हमारा सिद्ध हो गया फॉर्मूला एम बराबर माइनस वी बाई यू। तो ये था हमारा आवर्धन सूत्र, जिसे हम बोलते हैं एम बराबर माइनस वी बाई यू, या फिर एम बराबर एच डैश बट्टा एच। तो अब हम देखते हैं जो आगे न्यूमेरिकल हम बनाएंगे, तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए हमें कुछ फॉर्मूले की यूज़ होगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो फॉर्मूला न्यूमेरिकल बनाने के लिए कौन कौन से फॉर्मूला का यूज़ होता है। अब देखिए हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो क्या है, एफ बराबर आर बाई टू, जो कि मैंने अभी अभी सिद्ध की हूँ अवतल तथा उत्तल दर्पणों के लिए। अर्थात यहाँ पे अवतल उत्तल क्यों लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह का डिस्टेंस है, चिन्ह को बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे कि एफ बराबर आर बाई टू होगा, लेकिन अवतल तथा उत्तल दर्पणों के लिए भी होगा, लेकिन चिन्ह का ध्यान रखना पड़ेगा कि अवतल में क्या होगा और उत्तल में क्या होगा। तो ये होगी फार्मूला एफ बराबर आर बाई टू। सेकेंड फार्मूला है दर्पण सूत्र, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, उचित चिन्हों के साथ अवतल तथा उत्तल दर्पणों के लिए। यहाँ पे भी देखिए उचित चिन्हों के साथ, अर्थात यहाँ पे चिन्ह परिपाटी का यूज होगा, ये जो माइनस और प्लस का अवतल तथा उत्तल दर्पण में जो डिस्टेंस होता है उसको भी यहाँ पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसको भी मैंने प्रूव्ड कर दी थी, और फिर ये हमारे प्रीवियस वीडियो में प्रूव्ड की हूँ, और फिर ये मैंने अभी की हूँ। और फिर यहाँ पे देखिए जो आवर्धन था हमारा, आवर्धन एम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु को हम बिंब बोलते हैं तो वस्तु की ऊंचाई, अर्थात इसे हम आकार भी बोल सकते हैं। तो ये प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो ये हो गया आवर्धन बराबर फॉर्मूला एम बराबर, इसी को शॉर्ट करके लिखेंगे तो एम बराबर एच डैश बटा एच, या फिर एम बराबर लिख सकते हैं एच ओ बटा एच आई बटा एच ओ। एच ओ का मतलब कि वस्तु का ऊंचाई, और फिर एच आई मतलब क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई। ओके, अब देखिए यही मैंने अगर दर्पण के लिए बोल दी कि एम बराबर माइनस वी बाई यू, जहाँ ये वस्तु दूरी, भी प्रतिबिंब दूरी, एफ फोकस दूरी, फोकसांतर जिसे हम बोल सकते हैं, फिर आर है क्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो ये थी हमारी मुख्य सूत्र जो कि हमें बहुत ही हेल्पफुल करेगी न्यूमेरिकल बनाने में, लेकिन यहाँ पे हमें चिन्ह का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए एक और आवर्धन के लिए जो है यहाँ पे कि आवर्धन का एम का मान, जो आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम दिख रहा है कि यदि आवर्धन का मान, हम आवर्धन जब निकालेंगे, यहाँ पे आवर्धन का फॉर्मूला है, तो यदि हम जब आवर्धन निकालेंगे, जो हमारा आवर्धन निकलेगा, तो आवर्धन एम का ऋणात्मक मान अगर आएगा, तो आवर्धन एम का ऋणात्मक मान यह बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बन रहा है। अर्थात जो प्रतिबिंब है जब ही उल्टा बनेगा तो वो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, और जब m का मान धनात्मक आएगा तो वो प्रतिबिंब आभासी होगा।
तो वो प्रतिबिंब कौन सा इंगित करता है, वर्चुअल, अर्थात वो प्रतिबिंब हमारी इंगित करता है कि यह प्रतिबिंब आभासी है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि जब आवर्धन m का मान ऋणात्मक आएगा, m बराबर ऋणात्मक, तो वो प्रतिबिंब हमारा उल्टा तथा वास्तविक बनेगा, और जब ये m का मान हमारा धनात्मक आएगा तो वो प्रतिबिंब हमारा आभासी बनेगा। तो ये हमारा जो चैप्टर था, ये चैप्टर का जो लास्ट का क्वेश्चन था वो क्या था कि आवर्धन। तो ये टॉपिक हमारा आवर्धन खत्म हो गया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि न्यूमेरिकल है, तो उसी के साथ मिलेंगे। ये फॉर्मूला आपको तब तक के लिए जो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।